विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। स्थिर वैद्युतिकी का क्या हो जाएगा आपका परिभाषा? तो स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। ठीक है ना। जहां पर वैद्युतिकी टर्म आया है वहां पर हम लोग आवेश की बात करेंगे, चार्ज की बात करेंगे। तो आवेश होता क्या है? आवेश होता क्या है? तो द्रव्य के साथ जुड़ी हुई वह अदिश भौतिक राशि जिसके कारण विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न होती है, आवेश कहलाती है। किसी द्रव्य के साथ, किसी मैटर के साथ जुड़ी हुई वह अदिश भौतिक राशि जो किसी पदार्थ पर विद्युत संबंधित घटनाएं उत्पन्न करती हैं, उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, एक ऋण आवेश और एक धन आवेश। ऋण आवेश और एक धन आवेश। ये आवेश उत्पन्न होता कैसे है, इसके बारे में पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ये आवेश इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से उत्पन्न होते हैं। ऋण आवेश भी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से भी ही होता है और धन आवेश भी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही उत्पन्न होता है। धन आवेश का मतलब प्रोटॉन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के चलते ही दोनों प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, मान लीजिए कोई वस्तु है और यहाँ पर कोई एक बी वस्तु है, ठीक है ना। ए को हम बोल दिए कि यहाँ पे ये सोडियम है और इसको बोल दिए क्या है? क्लोरीन है। सोडियम है, क्लोरीन है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 11 होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो 11 का 2, 8, 1 इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इसका जो हो जाएगा 2, 8, 7 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोई भी एटम परमाणु तभी स्टेबल कहा जाता है जब उसके बाह्य कक्षा में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, नहीं तो हाइड्रोजन के लिए होता है 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो यहां पर देखिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या होगा कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देगा और क्लोरीन जो हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर देगा। तो इससे हो क्या जाएगा? यहाँ पर 11 एटॉमिक नंबर, मतलब कि यहाँ पर 11 प्रोटॉन है और 11 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि जितना प्रोटॉन पर चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है आउटर ऑर्बिट में होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑर्बिट में होता है और प्रोटॉन जो होता है नाभिक में होता है, न्यूक्लियस में होता है। कभी भी प्रोटॉन को हम लोग इधर निकालेंगे नहीं केमिकल रिएक्शन कराने के लिए या चार्ज उत्पन्न करने के लिए। प्रोटॉन का निकालने का मतलब आपका हो जाएगा न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगा, एटम बम का फटना हो जाएगा, तो वो सब हमको नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तब बाकी कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो गया? 11 गो प्रोटॉन है, 10 गो इलेक्ट्रॉन है। तो अभी यहाँ पर कौन चार्ज ज्यादा है? तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन के साथ मिलकर के उदासीन बन जाएगा, फिर भी यहाँ पर 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो इस प्रोटॉन का जो चार्ज होता है ना, वो यहाँ पर एम्पियर होता है प्लस। ये प्रोटॉन है नहीं, प्रोटॉन की इसमें अधिकता है, यानी ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है। Na प्लस का मतलब सिंपल भाषा में समझिए, Na+ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया है।
यानी सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो किसकी अधिकता है? एक प्रोटॉन की अधिकता है, जो कि नेट चार्ज यहाँ पर +1 दिख रहा है। तो +1 यहाँ प्रोटॉन नहीं आया है, ये प्रोटॉन का चार्ज अपेयर हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। कभी भी नाभिक से बाहर प्रोटॉन यहाँ पर आता नहीं है। और इसका मतलब हो जाएगा, पहले से यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन था, 17 प्रोटॉन था, तो ये उदासीन था, न्यूट्रल था। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 17 से पहले इलेक्ट्रॉन है, प्लस यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। अब पहले से यहाँ पर 17 प्रोटॉन इसके नाभिक में मौजूद है, तो 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन मिलकर के हो जाएगा न्यूट्रल। बचेगा क्या? एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसको लिखेंगे Cl-1। -1 का मतलब एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, -1 का मतलब एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता से आवेश का पता चलता है। तो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो प्लस चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा तो माइनस चार्ज आएगा। ठीक है ना? यहाँ प्लस दिख रहा है मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ माइनस दिख रहा है मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तब बोलते हैं कि ये दोनों वस्तु क्या है? आवेशित वस्तु है। ये दोनों वस्तु आवेशित वस्तु है। ठीक, ऋण आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। देखिए, ऋण आवेशित वस्तु है, मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ऋण आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और यहाँ धन आवेशित वस्तु में क्या हो गया? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो आवेश किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या इलेक्ट्रॉन की कमी से पता चलता है और उत्पन्न होता है। अब आवेश दो प्रकार का होता है। तो आवेश दो प्रकार का होता है। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, और उनको बताया एक ऋण आवेश होता है और एक धन आवेश होता है। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, और इनका जन्म जो है बोस्टन में 1706 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1790 में हुआ था, और ये 84 साल की उम्र में परलोक सिधार हो गए। तो इससे मतलब नहीं है कब जिए कब मरे, इससे मतलब नहीं है। आवेश का प्रकार किसने बताया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। और आवेश कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश कैसे आएगा? जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे वस्तु पर चला जाएगा। ऋण आवेश कैसे आएगा? जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाए, इसको बोलते हैं ऋण आवेशित वस्तु हो गया। अब देखिए, परमाणु किसी भी तत्व का परमाणु जो होता है सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, जो कि उस तत्व का पूरा गुण प्रदर्शित करता है। और परमाणु के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, मूल कण होते हैं। परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। जैसे यहां पर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये परमाणु के 3 कण हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाह्य कक्षा में घूमते रहता है, न्यूक्लियस के बाहर, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं परमाणु के नाभिक में होते हैं। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने पूरे दुनिया का दशा और दिशा बदल दिया है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो फिर हम लोग आ जाएंगे वही हड़प्पा सभ्यता वाली बात हो जाएगी। ठीक है, बैलगाड़ी से, टमटम गाड़ी से चलना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो
हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। अब ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश थे जो कि इस सृष्टि को चलाता है। तो इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले खोज की गई थी इन तीनों कणों में, यानी इलेक्ट्रॉन जो हो गया यहाँ पर बड़ा भाई हो गया। बड़ा भाई कौन हो गया यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था और इनके खोजकर्ता जो थे जे थॉमसन साहब थे। अब इसका मझला जो भाई है ये है आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज 1909 ईस्वी में हुआ था और इसको ई रदरफोर्ड ने खोज किया था। और सबसे छोटा जो है न्यूट्रॉन है, जो 1932 में इसका डिस्कवरी हुआ था, जो जेम्स चैडविक साहब ने बताया था। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या हमको पता नहीं था। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो है इससे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है बता चुके हैं इससे पहले, ठीक है ना। अब नेगेटिव को क्या कहते हैं, पॉजिटिव को क्या कहते हैं, इसकी जानकारी हमें बाद में, ठीक है ना। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसको रदरफोर्ड ने बताया 1909 में कि पॉजिटिव चार्ज मतलब कि प्रोटॉन, और यहाँ पर जे थॉमसन ने बताया नेगेटिव चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। उस जमाने में ऐसा मान लिया गया इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव और उसका अपोजिट में होता है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को पॉजिटिव मान लिया गया। नहीं तो इलेक्ट्रॉन को पहले पॉजिटिव माना जाता तो प्रोटॉन को नेगेटिव माना जाता, क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर का होता है। तब पहले इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव माना गया है, फिर इसको बाद में प्रोटॉन को पॉजिटिव माना गया है। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे केवल इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में। जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन करेंगे वहां पर, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तब। अभी केवल इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा करना है, क्योंकि हम लोगों का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है वो क्या है, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में केवल स्थिर आवेशों के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा और इससे आगे बढ़ते हैं। आवेश को Q से सूचित करते हैं। छोटा Q कहिए, बड़ा Q कहिए, या E कहिए, इलेक्ट्रॉन को सूचित करता है, ठीक ना। और यहाँ पर E बराबर प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस भी रहेगा, E Q बराबर प्लस माइनस NE। N जो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यहाँ पर E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, -1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। और प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, +1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पर भी चार्ज का परिमाण होता है, लेकिन इसका जो नेचर होता है अपोजिट होता है, एक माइनस तो एक प्लस होता है, ठीक है। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस तुरंत हम लोग देखने वाले हैं। I बराबर Q/T भी होता है। जब आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा का परिभाषा, तो होता है आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सिंपल आपका 10th क्लास वाला लिख दिए हैं I बराबर Q/T। ऐसे I बराबर होता है dQ/dt डिफरेंशियल फॉर्म में। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, ठीक है। और यहाँ से Q बराबर IT भी हो जाता है। अभी इसको लिखे हैं बेसिक, आपको बस इसका यूनिट और डायमेंशन लिखने के लिए, ठीक ना। इसके बारे में और आपको हम डिटेल से बताने वाले हैं, कैसे इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। चलो, तो चार्ज का यानी आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। ऐसे देखिए इसका हम मात्रक लिखना चाहेंगे तो Q बराबर IT। Q आपका आवेश है, I धारा है और T क्या है, समय है। तो यहाँ पर हम मात्रक लिखना चाहें आवेश का तो मात्रक आसानी से लिख सकते हैं। I धारा है, धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और यहाँ पर T समय है, समय का एसआई मात्रक क्या होता है,
सेकेंड होता है। तो एम्पियर सेकेंड इसका हो गया मात्रक। अब इसका खोज जो है, इसका और डिटेल में स्टडी जो किए थे उनका नाम है कूलॉम साहब। देखिए ये जो तस्वीर दिख रहा है ये कूलॉम साहब है, ठीक है ना। इनका जन्म जो है 14 जून 1736 को हुआ था और बेंजामिन फ्रैंकलिन का कब हुआ था? उनका जनवरी 1706 को हुआ था। 1706 को बेंजामिन फ्रैंकलिन, 17 जनवरी 1706 को बेंजामिन फ्रैंकलिन, 30 साल बाद किसका जन्म होता है? ये कूलॉम साहब है। ये 30 साल बाद इनका जन्म होता है कूलॉम साहब का। तो ये और डिटेल में आप स्टडी करके आवेश के बारे में और चीजें बताए। आवेश का मात्रा क्या होता है, ठीक है ना, आवेश का मात्रक क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसको जोड़ते हैं, किसी वस्तु पर किस प्रकार से इसको उत्पन्न करते हैं, ये सब चीजें इन्होंने बताया। यानी ये आवेश पर मॉडर्न में ज्यादा स्टडी किए थे। तो ये कूलॉम साहब जो है आवेश का मात्रक दिए और ऐसे मात्रक में इन्हीं के नाम पर हम लोग आवेश का मात्रक जानते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ भी आपका है कि आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। और आवेश का दूसरा मात्रक भी है जिसको हम लोग व्यावसायिक मात्रक कहते हैं, एम्पियर सेकेंड। अभी यहाँ पर देखे है ना, यहाँ पर एम्पियर हो जाएगा धारा का और यहाँ टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड भी इसका मात्रक होता है। और भी आगे बढ़ेंगे तो एम्पियर घंटा भी इसका मात्रक होता है। और आगे बढ़ेंगे तो मिली एम्पियर घंटा भी इसका मात्रक होता है। इससे आप लोग मोबाइल का जो बैटरी होता है उसमें लिखा रहता है 5000 mAh। वो बैटरी का जो होता है कैपेसिटी होता है 5000 mAh या 6000 mAh। या जो इन्वर्टर का बैटरी होता है 200 mAh, 220 mAh या 180 Ah होता है। वो 180 Ah, 220 Ah। एच का मतलब कि एम्पियर घंटा। ये चार्ज और स्टोर करने की कैपेसिटी है, ठीक है। आवेश का और भी मात्रक होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक जो होता है वो स्टैट कूलम होता है, ठीक है ना। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टैट कूलम होता है। और यह स्टैट कूलम और कूलम एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में एक रिलेशन है जिसको याद करिएगा, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। एक कूलम जो होता है 3 × 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है और एक कूलम जो होता है 1/10 EMU के बराबर होता है। तो आवेश का सबसे छोटा यूनिट यानी मात्रक स्टैट कूलम होता है, यानी ESU। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सबसे छोटा मात्रक है और EMU का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। और इस ESU और EMU में हमेशा संबंध इसमें पूछते रहता है। बिहार बोर्ड में या CBSE बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में कई बार इनका रेशियो पूछा जा चुका है कि ESU बटा में EMU क्या होगा, या एक ESU में कितना EMU होगा, या एक EMU में कितना कूलम होगा। और यहाँ पर आपको 2 रिलेशन दिया गया है, इसी से बना लेंगे। और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी है जो कि आज हम लोग इसमें करने वाले हैं, आज ही करेंगे। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है मतलब इसको हम लोग सिंपल बीजगणितीय जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, यानी अलजेब्राइक मैथमेटिक्स यहाँ पर लागू होगा। अदिश राशि है। और आवेश का बीमा जो होता है AT होता है। आवेश का बीमा AT होता है। 2020 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि आवेश का बीमा क्या होता है 1 नंबर में, ठीक है ना। आवेश का बीमा AT होता है या A को हम लोग I भी लिखते हैं, AT या IT होता है, ठीक है।
और आवेश का सबसे छोटा संभव मात्रा इलेक्ट्रॉन पर होता है। क्योंकि आवेश किसी वस्तु पर उत्पन्न कैसे होता है, कब होता है? तो जब किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तभी तो आवेश उत्पन्न होगा। और इलेक्ट्रॉन जो होता है आवेश का सबसे छोटा न्यूनतम संभव मात्रा होता है। तो आवेश का सबसे न्यूनतम संभव मात्रा इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता है। सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसे परमाणु है ना, किसी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, तोड़ेंगे तो उसका प्रॉपर्टी नष्ट हो जाएगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि इसका प्रॉपर्टी नष्ट हो जाएगा। वैसे इलेक्ट्रॉन को तोड़ा जा चुका है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को दो पार्ट में तोड़ा जा चुका है जो कि हम लोग को पढ़ना नहीं है। वो पीएचडी लेवल की बात होगी, जो न्यूक्लियर फिजिक्स पर पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए। हमारे लेवल तक है, बीएससी तक यही है कि इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आवेश एवं द्रव्यमान में अंतर है। इसके बाद यहाँ पर आवेशों के गुण है। आपका आवेशों का गुण यहाँ पर पूरा है, यहाँ पर इसके बाद क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अभी जितना पढ़े हैं उतना का रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आगे इनके गुण के बारे में और इसके अंतर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मेरे साथ एक बार रिवीजन कर लीजिए। आवेश मतलब चार्ज, ठीक है ना। और इस चैप्टर का नाम क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। यानी वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश होता है। यहाँ पर आवेश से ही वैद्युतिकी का उत्पन्न होता है, डेवलपमेंट होता है। तो स्थिर वैद्युतिकी का परिभाषा क्या हो जाएगा? यह एक भौतिकी विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब आवेश होता क्या है? तो आवेश भौतिक विज्ञान द्रव्य के साथ जुड़ी हुई, ऐसा भी आवेश को कह सकते हैं। आवेश एक मूल भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर विद्युत संबंधित घटनाएं उत्पन्न करती है। आवेश क्या है? आवेश एक मूल भौतिक राशि जो कि किसी वस्तु पर विद्युत संबंधित घटनाएं उत्पन्न करती है या द्रव्य के साथ जुड़ी हुई वह अदिश भौतिक राशि जो किसी वस्तु पर विद्युत संबंधित घटनाएं उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? आवेश कहलाती है। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक ऋण आवेश और एक धन आवेश, ठीक है। तो ऋण आवेश कब उत्पन्न होगा? जब उस पर किसी दूसरे वस्तु से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। धन आवेश कैसे उत्पन्न होगा? जब वहां से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे वस्तु पर चल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को समझिए रुपये पैसा की तरह। हम किसी को पैसा दे दिए तो हम धनात्मक हो गए, क्योंकि हम पैसा दिए हैं, जब मन तब उससे पैसा ले सकते हैं। कोई पैसा, मान लो कि हम पैसा ले लिए हैं किसी से, हम कर्ज ले लिए हैं, तो कर्ज ले लिए मतलब हम ऋणात्मक हो गए। मेरे पर लोन हो गया, कर्ज हो गया, हम माइनस में चले गए। तो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो माइनस, पैसा लेंगे तो माइनस, इलेक्ट्रॉन लेंगे तो माइनस। और किसी को हम पैसा देंगे तो प्लस, क्योंकि पैसा देंगे प्लस ब्याज लेंगे। तो उसी तरह से इसको समझ लीजिएगा कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया है। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है। यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं कि बताइएगा आंसर। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान भी होता है। तो क्या कोई वस्तु आवेशित होगा तो उसका द्रव्यमान बदलेगा कि नहीं बदलेगा? द्रव्यमान बदलेगा, क्योंकि कोई ऋण आवेशित वस्तु हो रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ आवेश लेकर के आ रहा है तो उसके साथ द्रव्यमान भी आ रहा है। तो कोई यहां पर मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन आ गया, इसको माइनस माइनस लिखते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन आया है अपने साथ द्रव्यमान भी लेकर के आया है। और यहां से मान लीजिए कि यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो दो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर इसका द्रव्यमान घट जाएगा। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई
तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो जो वस्तु ऋण आवेशित होता है उसका द्रव्यमान बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस पर अपना द्रव्यमान लेकर के जाता है। और जब कोई वस्तु धन आवेशित होता है तो उसका द्रव्यमान घटता है, क्योंकि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान लेकर के स्थानांतरित हो गया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है, किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, ध्यान से प्रश्न सुनिएगा, किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, ऑप्शन ए में है बढ़ेगा, ऑप्शन बी में है घटेगा, ऑप्शन सी में है बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, और ऑप्शन डी में है अपरिवर्तित रहेगा। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो अब इसका द्रव्यमान क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, द्रव्यमान बढ़ भी सकता है द्रव्यमान घट भी सकता है। ये बोला नहीं ना कि धन आवेशित किया जाता है कि ऋण आवेशित किया जाता है, तो धन आवेशित भी हो सकता है ऋण आवेशित भी हो सकता है, तो द्रव्यमान बढ़ भी सकता है द्रव्यमान घट भी सकता है, आवेशित किया जाता है तो। ठीक है, आवेश का संकेत क्यू होता है, इसका एसआई मात्रक कूलम होता है, इसका सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम होता है, और इसका व्यवसायिक मात्रक एम्पियर सेकेंड या एम्पियर घंटा या मिली एम्पियर घंटा भी होता है। ठीक, अब एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया था एयरपोर्ट में कि इनमें से कौन आवेश का मात्रक है? ध्यान से देखिएगा, बताइएगा इनमें से कौन आवेश का मात्रक है? ए में दिया हुआ है एम्पियर, बी में दिया है एम्पियर इंटू सेकेंड, सी में दिया है जूल, और डी में दिया है वाट आवर। तो इसमें से कौन आवेश का, सॉरी इसमें ऐसे नॉन ऑफ दीज लिख दो और अच्छा लगेगा, इसमें लिखा हुआ है नॉन ऑफ दीज ऐसे, तो इसका कौन आंसर हो जाएगा? आवेश का आपको मात्रक बताना है। तो आवेश का मात्रक सब लोग रट करके जो है कूलम 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 होता है कूलम होता है, यहाँ कूलम खोज रहे हैं कूलम मिल ही नहीं रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एम्पियर तो होगा नहीं, धारा का होता है, जूल होगा नहीं, ये कार्य का होता है, और एम्पियर सेकेंड है, तो एम्पियर सेकेंड हो जाए, क्योंकि Q बराबर I इंटू टी होता है, और ऊपर में बताया भी आपको है। तो I धारा का हो जाएगा एम्पियर, और सेकेंड का हो जाएगा टाइम का हो जाएगा सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड आवेश का मात्रक होता है। और बहुत लोग मार करके आए थे कि नॉन इसमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन साइंस का फंसा सकता है।